नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे गुजरात राज्य के बारे में। इसके बारे में भैया गुजरात के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारी जो क्विक रिवीजन की सीरीज़ है उसमें सारे जितने भी स्टेट हैं हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं एक एक करके। तो जिसमें हमने लगभग बहुत सारे स्टेटों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम गुजरात पर बात करेंगे कि जो गुजरात है इसके बारे में आज तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम आज एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका गठन कब हुआ। देखो, जो गुजरात शब्द है ये गुर्जरा शब्द से आया है। इससे आया भैया, गुर्जरा से आया है। और जो गुर्जरा है एक जाति होती है गुर्जर करके, नाम सुना होगा आप लोगों ने। गुर्जर, यादव, सोलंकी, चालुक्य, ये बहुत सारे जो कम्युनिटी के लोग थे वो यहाँ रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण मथुरा से अपना स्थान बदलकर यहाँ रहने लगे थे और यादव जाति, गुर्जर जाति ये सब रहने लगे और गुर्जर से इसका नाम गुजरात पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? वही गुजरात पड़ा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1 मई 1960, है ना, ये सन याद रखना, 1960 को गुजरात बना। 1956 में गुजरात बन गया था, लेकिन गुजरात बम्बई प्रांत के अंतर्गत आता था। लेकिन फाइनली 1960 में बम्बई प्रांत को 2 भागों में बांटा। एक को गुजरात बना दिया गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों को, और जो मराठी भाषा बोलते थे तो उनको महाराष्ट्र में उसको महाराष्ट्र बना दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है। गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है। राजधानी की बात करें तो गांधीनगर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गांधीनगर राजधानी है। लेकिन यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो अहमदाबाद में है। कहाँ पर है भैया? अहमदाबाद में उच्च न्यायालय है, और सबसे बड़ा शहर भी अहमदाबाद है। और अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के तट पर बसा है। साबरमती नदी के तट पर बसा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और अहमदाबाद का जो प्राचीन नाम था वो कर्णावती था, है ना, कर्णावती इसका प्राचीन नाम था अहमदाबाद का। और इसकी स्थापना अहमद शाह व्यक्ति के द्वारा की गई थी। एक राजा थे यहाँ के अहमद शाह, तो उन्होंने अपने नाम पर अहमदाबाद रखा। और ये इसका नाम पहले कर्णावती हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर एक राजा थे कर्ण प्रथम और कर्ण द्वितीय के नाम पर इसका नाम पड़ा था। और ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। भाषा की बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुजराती भाषा यहाँ बोली जाती है। त्योहारों की बात करें तो मकर संक्रांति यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, और नवमी, है ना, दुर्गा जो नवमी होती है, दुर्गा नवमी, दुर्गाष्टमी, तो उस त्यौहार को यहाँ बहुत माना जाता है, दुर्गा पूजा को। और दुर्गा की जो नवमी त्यौहार है, नवमी है, दुर्गा के जो 9 दिन होते हैं उनको यहाँ बहुत माना जाता है। मकर संक्रांति मनाई जाती है। और अगर नृत्य की बात करें तो यहाँ पर गरबा बहुत फेमस है। गरबा के साथ साथ डांडिया, डांडिया के साथ साथ रॉस, है ना, रॉस आपने अभी तक नहीं सुना होगा शायद। यहाँ 3 नृत्य महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आ सकते हैं। डांडिया, गरबा और रास यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। एयरपोर्ट की बात करें तो आपको पता है यहाँ के बहुत प्रमुख व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल के नाम से यहाँ पर स्टेडियम है अहमदाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टेडियम नहीं, एयरपोर्ट, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ना, सरदार पटेल स्टेडियम है। लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। ठीक है। ये विश्व का, भारत का सबसे बड़ा तो है ही, साथ में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अब इसका नाम क्या कर दिया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। अहमदाबाद में स्थित है। 1,20,000 से 25,000 के आसपास इसकी क्षमता है, इतने लोग इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है। और अभी जो सीरीज़ हुई थी लॉकडाउन के पहले भारत की, उस सीरीज़ का आयोजन भी इसी ग्राउंड पर किया गया था। ठीक है। एक और स्टेडियम है यहाँ पर, माधवराव स्टेडियम, है ना, ये आपने अभी तक शायद पढ़ा नहीं होगा। माधवराव जो स्टेडियम है ये भारत का सबसे छोटा स्टेडियम है। ठीक है। ये कौन सा स्टेडियम? ये भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे बड़ा भी यहीं पर है, सरदार पटेल स्टेडियम। और भारत का सबसे छोटा स्टेडियम भी कौन सा है? माधवराव स्टेडियम, जो कि आपका राजकोट में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? राजकोट में स्थित है।
राजकोट नाम से एक ट्रेन भी चलती है, पहले चलती थी सोमनाथ, अब उसका नाम हो गया है तो राजकोट एक्सप्रेस, जो राजकोट गांधी जी का स्थान था, है ना, तो वहाँ पर ये स्टेडियम स्थित है, माधवराव स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे छोटा है। 10 से 15 हज़ार के आसपास इसमें लोग बैठ सकते हैं एक बार में। ठीक है, थोड़ा गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गांधी जी जो है वो राजकोट में उनके पिताजी रहा करते थे, पिताजी नौकरी करते थे राजकोट में। पोरबंदर काठियावाड़, पोरबंदर के काठियावाड़ में गांधी जी का जन्म हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ, और काफ़ी बहुत सारे काम इन्होंने किए जो कि हम इतिहास में पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, और गांधी जी के बारे में मैंने पूरा पढ़ा के इतिहास की प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया है, तो आप उसको देखिएगा। अगर हम अनुसंधान की बात करें तो यहाँ नमक अनुसंधान केंद्र है ना, नमक अनुसंधान केंद्र है। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नमक अनुसंधान केंद्र है भावनगर में। याद कैसे रखोगे कि नमक का भाव बढ़ गया है। ठीक है, नमक का भाव सस्ता होता है, नमक सबसे सस्ता है, ऐसा याद रख लो, नमक सबसे सस्ता है, नमक का भाव सबसे कम है भावनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गांधीनगर में। कैसे याद रखोगे? गांधी जी को गोली लगी, गांधी जी को गोली लगी, और गांधी जी को जब गोली लगी तो उनकी बॉडी से क्या निकला? खून निकला, और खून में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ऐसा याद रख लो। इसके अलावा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतने अनुसंधान केंद्र काफ़ी हैं। और एक जो हमारा पश्चिमी वायुसेना है उसका भी कमांड यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और जो सूती वस्त्र अनुसंधान है वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, और सूती नगरी सूरत, जो डायमंड सिटी है वो सूरत को कहा जाता है। डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हीरो का जो है, डायमंड का जो है फिनिशिंग किया जाता है ना। सूरत में भी किया जाता है और अहमदाबाद में भी किया जाता है। ठीक है, सूरत में भी किया जाता है और अहमदाबाद में भी किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर हम मंदिरों की बात करें तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। सबसे पहले तो हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा? सोमनाथ, जिसे सोमेश्वर भी कहा जाता है। तो सोमनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको आज़ादी के समय बनवाया था, उसके पहले चालुक्य वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। सोमनाथ की बात करें, द्वारका मठ यहीं पर स्थित है। ये 4 मठों में से एक है। जगत गुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। द्वारका मठ के बाद बात करें हम तो यहाँ पर मोटेरा सूर्य मंदिर है। कौन सा भैया? सूर्य मंदिर है, जो कि मोटेरा में स्थित है ना, जो मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है भैया? मोटेरा में स्थित है, और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजाओं ने किया था। सोलंकी वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था सूर्य मंदिर का। ठीक है, मोटेरा में स्थित है। सूर्य मंदिर के अलावा हम बात करें तो यहाँ पर एक अक्षरधाम मंदिर है। देखो, दिल्ली वाला अक्षरधाम मंदिर अलग है और ये वाला अक्षरधाम मंदिर अलग है। ये छोटा सा है लेकिन है यहाँ पर। मस्जिद की बात करें, मस्जिद ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है? अक्षरधाम मंदिर हो गया, और क्या है यहाँ पर? हाँ, आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को याद रखें। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है ना। विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो भारत में स्थित है। भारत के गुजरात में स्थित है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है ना। नर्मदा जिला जो कि आपका सरदार सरोवर डैम के आसपास स्थित है। तो नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। 597 फीट है ना, या तो 182 मीटर या 597.5 फीट इसकी ऊंचाई है। फीट में पूछे या मीटर में पूछे, अधिकांश तौर पर मीटर में ही पूछेगा। 182 मीटर। इसके जो वास्तुकार हैं वो हैं राम बंजी सुतार। क्या नाम भैया? यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसके जो वास्तुकार यहाँ लिखता हूँ। इसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम है राम बंजी सुतार। और एक और व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं,
जोसेफ मेना। ठीक है, ये 2 व्यक्तियों का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा। मतलब ये क्या है, वास्तुकार हैं, ये वास्तुकार हैं, मतलब मूर्तिकार हैं। इन्होंने डिजाइन दिया किसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी का। ठीक है, इसके अलावा रानी की बाग भी यहीं पर स्थित है। रानी की बाग, बाग मतलब बावड़ी है ना, बावड़ी जो पानी भरने का स्थान होता है ना, कुआं टाइप का, उसको बावड़ी कहते हैं। और रानी की बाग जो है वो हमारे 100 रुपये के नोट पर अंकित है। 100 रुपये का जो नया नोट आया है, उस 100 रुपये को नए नोट को आप पलट के देखेंगे तो उस पर रानी की बाग बनी हुई है, उसमें लिखा भी हुआ है। और ये जो है ये भीम द्वितीय राजा ने बनवाया था, जो कि सोलंकी वंश के राजा थे। अपनी पत्नी उद्यमती के लिए, उद्यमती की याद में कह सकते हैं, या उनके लिए बनवाया था रानी की बाग। ठीक है, तो रानी जी इसमें क्या करती थी, नहाती थी। तो ये पानी का एक छोटा सा, छोटा नहीं बहुत बड़ा स्थान है, स्नानागार आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस भी यहीं स्थित है। लक्ष्मी विलास पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस है ना, लक्ष्मी विलास पैलेस भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, विलास पैलेस लिख सकते हो। ठीक है, यहीं पर स्थित है लक्ष्मी विलास पैलेस। अगर हम बंदरगाह, अगर हम तट की बात करें तो कच्छ का तट है ना, कोई दो मत की बात नहीं है। और ये भारत का सबसे बड़ा तट है, भारत का सबसे बड़ा तट है। लगभग 1600 मीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर लंबा है ना। गुजरात जब आप देखेंगे, गुजरात इस तरीके से है, तो ये गुजरात है, ये वाला जो तट है गुजरात का, ये सबसे बड़ा तट है। इतनी बड़ी तट सीमा किसी राज्य की नहीं है ना। तट वाले वीडियो देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके। तो इसकी जो सीमा है वो 1600 किलोमीटर है। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि सर नहीं, तट सीमा गुजरात की छोटी है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर किलोमीटर को भी मेंशन कर दिया है, 1600 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की आप सीमा को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो थोड़ा सा इससे कम है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समुद्री तट सीमा है। और इस तट सीमा पर बहुत सारे बंदरगाह हैं। सारे बंदरगाहों के मैं नाम लिखता हूँ। सबसे पहला सूरत बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह है। और सूरत में अंग्रेजों ने पहली कोठी, अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। सूरत बंदरगाह के बाद बैरावल बंदरगाह है, बैरावल बंदरगाह है। बैरावल बंदरगाह के बाद कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया है हाल ही में, और इसका नाम बदलकर कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का हाल ही में नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है। और यह भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। यह भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारी का मतलब होता है जहाँ ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा जो नहीं जानता वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। पानी की, समुद्र के पानी की जो लहरें हैं जब ऊपर की ओर आती हैं तो ज्वार होता है, और जब निकल जाता है पीछे की ओर तो भाटा कहलाता है। तो एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। अगर हम दाहेज बंदरगाह की बात करें, दाहेज बंदरगाह जो है इसको दाहोद भी कहते हैं, दाहोद भी कहते हैं और दाहेज भी कहते हैं। तो दाहेज बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है। और इसको रसायन बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायन बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ रासायनिक जो पदार्थ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और दाहेज बंदरगाह जो है रसायन बंदरगाह है, और दाहेज में ही औरंगजेब का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा लोथल बंदरगाह भी है ना। लोथल बंदरगाह है, लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता के समय का एक स्थान है। लोथल बंदरगाह है, लोथल है, धौलावीरा है, ये सभी जो स्थान है गुजरात से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। लोथल, धौलावीरा है ना, ये दो चीज़ें याद रखना। अगर हम पहाड़ी की बात करें तो यहाँ गिरिनाथ की पहाड़ी है, गिरिनाथ की पहाड़ी है, गिरिनाथ की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। चोटी यहाँ कोई ऐसी खास है नहीं, गिरिनाथ की पहाड़ी बस याद रखें। यहाँ पर 2-3 नदियाँ बहती हैं, जो कि मैंने नदियों वाले सिस्टम में पढ़ा दिया है। ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है, नर्मदा नदी है। 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ताप्ती, साबरमती और नर्मदा। और माही नदी भी यहाँ से होकर जाती है। गिरिनाथ की पहाड़ी है। पहाड़ी के बाद यहाँ पर कांकरिया झील है। कौन सी झील है भैया? कांकरिया झील है। कांकरिया झील भी यहीं पर स्थित है। और कांकरिया झील के अलावा एक और झील है जो मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और झील है यहाँ पर जो कि बहुत फेमस झील है ना, जो कि रुद्र दामन के द्वारा बनवाई गई थी। मैं हिंट देता हूँ, रुद्र दामन के द्वारा एक झील बनवाई गई थी,
जो कि गुजरात में स्थित है। जिस भी स्टूडेंट को पता होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा। हमारे सिंसियर स्टूडेंट ही कमेंट करते हैं जो वास्तविकता में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा ज़रूर। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहा। अगर उत्पादन की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन गाय का होता है, मूंगफली का होता है ना। एरेचिस हाइपोजी इसका वैज्ञानिक नाम है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरेचिस हाइपोजी है। सबसे ज़्यादा होती है। जीरा सबसे ज़्यादा होता है। जीरा सबसे ज़्यादा होता है। जीरा के बाद कपास सबसे ज़्यादा होता है। कपास महाराष्ट्र में भी होता है और यहाँ भी होता है। कभी महाराष्ट्र पहले हो जाता है, कभी ये पहले हो जाता है ना। तो हमेशा पेयर में ऑप्शन रहेगा। तो कपास का उत्पादन, जीरा का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, वंशधा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? एशियाई शेर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एशियाई शेर। जो बड़ा शेर होता है ना, बड़े बड़े मुंह का, उसके बहुत सारे बाल होते हैं चेहरे में, बहुत बड़ा चेहरा होता है, तो उसको एशियाटिक लॉयन कहा जाता है। तो एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। और इस गिर राष्ट्रीय उद्यान से जो शेर हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। तो इसलिए इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है एमपीपीएससी में या अन्य किसी एग्जाम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंशधा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान। काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान, इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतने याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। परियोजनाओं की बात करें तो सबसे पहले तो सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम बच्चा जानता है, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम की जो बिजली है वो 4 राज्यों को जाती है। 4 राज्य इसमें क्या है? सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात तो होगा ही, क्योंकि मध्य प्रदेश की नदी है और गुजरात की ज़मीन है। उसके अलावा ऊपर वाला हिस्से में राजस्थान के लिए और निचले वाला हिस्सा महाराष्ट्र के लिए। तो 4 राज्यों को ये फायदा पहुंचाती है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम के बाद उकाई परियोजना है ना। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर भैया? ताप्ती नदी पर है। तो ये 2 जल विद्युत परियोजना है। एक आपकी है ककरापार। तो ककरापार या कहीं कहीं काकरापारा भी लिखा रहता है। ककरापार परमाणु विद्युत ग्रह या काकरापारा भी कह सकते हैं। तो ये जल विद्युत परियोजना भी है लेकिन मुख्यतः ये परमाणु विद्युत परियोजना है ना। इसमें क्या होता है? परमाणु से विद्युत बनाई जाती है। एटॉमिक पावर प्लांट है ककरापार के नाम से। ठीक है, तो ये 3 परियोजनाओं को आपको याद रखना है। तो यहाँ हमारा लगभग सारा जीके कवर हो चुका है गुजरात का। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हैं जो कि गुजरात के लिए हैं। हाँ, एक चीज़ और लिख लेना आप बुलेट ट्रेन के बारे में। हमारे मोदी जी अभी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव रखा। और ये बुलेट ट्रेन जो है ये गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच बिछाई जा रही है। लगभग 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 100 स्टेशन इसके बीच में आएंगे और जापान देश की सहायता से बनाई जा रही है ना। जापान की टेक्नोलॉजी और जापान के इंजीनियर यहाँ आए हैं और वो लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन बन रही है। अब देखो कब तक बन पाएगी। 2022 तक का कहा था, लेकिन अब जो कोरोना के समय से काम थोड़ा रुक गया है तो शायद समय ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत।